दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वीरभूमि समाचार उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो पहचान रही है विशेष रूप से वन्य जीव, यहाँ के झील, झरने, ताल तलैया, नदियाँ और उसके अलावा यहाँ की हिमाच्छादित चोटियाँ, यहाँ की धार्मिकता, आध्यात्मिकता यहाँ की विशेष पहचान रही है और इसी के लिए देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं तीर्थाटन और पर्यटन के लिए। और विगत 2-4 सालों से पर्यटन और तीर्थाटन रिकॉर्ड ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और इस साल की बात करें तो तकरीबन 22 लाख से ऊपर यात्री सिर्फ केदारनाथ ही आ चुके हैं। तो जहां पर्यटन तीर्थाटन बढ़ रहा है, क्षेत्र में विकास और व्यवसाय से संबंधित तमाम गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां कुछ विसंगतियां और चुनौतियां भी बड़ी हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पर्यटक तीर्थयात्री यहां पे आते हैं, चाहे वो धार्मिकता, आध्यात्मिकता हो, प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता हो, जैव विविधता हो, या यहाँ के कल कल बहती नदियाँ, झील, झरने हों, जिसके लिए आते हैं, वही चीज़ जब उसी के अस्तित्व पर संकट के बादल गहराएंगे तो फिर यहाँ पे क्यों आएगा आदमी और क्यों यहाँ पे लोग क्या देखने आएंगे। तो आज एक खास मौका है, खास सक्सेस के साथ, खास मुद्दों पे, इसी से जुड़े वन्य और वन्य जीवों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत होगी। और कई लोग जो सवाल भी करते हैं, यहाँ पे कुछ मसले भी हैं, चाहे वो वन्य भूमि पे अतिक्रमण से संबंधित हों या अन्य प्रकार के हों, वो दरअसल एक तरफा जो बातें होती हैं उनको भी शायद संभवतः जवाब मिल जाएगा कि वाकई में उनको जो संवैधानिक और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सहयोग किस प्रकार से शासन प्रशासन के साथ भी और वन विभाग के साथ भी करना पड़ेगा। तो आज हम हमारे समक्ष हैं जो यहाँ के डीएफओ साहब हैं रुद्रप्रयाग, अभिमन्यु सिंह जी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे बहुत सारी मुद्दों पे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि जो तमाम इस समय बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि धामी का बुलडोजर चल रहा है, तो कह रहे हैं कि हम कई सालों से काबिज हैं और हम नहीं हटने वाले हैं। तो इस बारे में जो वन और वन्य जीवों के और तमाम जो यहाँ के पर्यावरण और उस पर खतरा पैदा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो अभी तमाम चीज़ें चल रही? जैसा आप लोगों को सभी पता है कि रुद्रप्रयाग वन जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है, इसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे केदारनाथ घाटी हो गई, तुंगनाथ घाटी हो गई, और जो कार्तिक स्वामी क्षेत्र है, ये नैसर्गिक सुंदरता और धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है और साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ते जा रही है। और इसी के क्रम में बहुत सारी चुनौतियां भी आते जा रही है। विगत 2-4-5 सालों में देखा गया है कि इन क्षेत्रों में एक तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्याएं, अतिक्रमण की समस्याएं ये बढ़ती जा रही है और कतिपय स्थानों में देखा गया है कि वन भूमि या वन पंचायत की भूमि पे अतिक्रमण की संभावना बढ़ी है। इसी क्रम में प्रशासन और वन विभाग द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जिला गंगा समिति का गठन भी किया गया है और निरंतर प्रयास रहता है कि जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसी के क्रम में जो है चोपता क्षेत्र और केदारनाथ घाटी में कुछ जगह जहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, उसमें प्रॉपर एक नियम के तहत और जो हमारी विधिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई थी। इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मुख्य सचिव है हमारे महोदय, उनके द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे जनपद में कि सरकारी भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और प्रॉपर सुनवाई, प्रॉपर बेदखली की कार्रवाई और बेदखली आदेश पारित करने और ससमय देने के पश्चात अगर वन भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की जाए। और इसी के क्रम में हमने चोपता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जहां भी अतिक्रमण है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। इससे न केवल ऐसे लोगों पे अंकुश लगेगा जो सरकारी भूमि पे अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही वन्यजीव और वनों की सुरक्षा में अहम योगदान होगा और इससे एक प्रशासनीय तंत्र मजबूत बनेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। और साथ ही हम जो हमारे वन्य जीव हैं उनके लिए जो वन्य जीव के जो हैबिटेट होता है उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि लोग भी इस चीज़ की महत्ता को समझेंगे,
इसमें जो प्रशासन है उसका सहयोग देंगे, और जो ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के साथ न देते हुए जो प्रशासन का संपूर्ण सहयोग मिलेगा इसका। तो सर ये एक कुछ चंद सवाल और भी निकल के आते हैं, उनमें से एक ये भी है कि लोग क्यों समझने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि बड़ी छोटी मछलियों को पकड़ा गया, बड़े मगरमच्छों को छोड़ा गया, और तमाम लोग हमें फ़ोन पे भी बात करते हैं, कुछ वीडियो भी भेजते हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें क्या सच्चाई है कि जैसे लोग बोलते हैं, क्यों समझने के लिए तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे सामने भी कई बार बातचीत हो चुकी है, डीएफओ साहब की भी हो चुकी है, डीएम साहब ने भी समझाया है, फिर भी क्यों समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। और कहीं ये जो कह रहे हैं कि ये कुछ मछलियों को पकड़ा गया और मगरमच्छ छोड़ दिए गए, इसमें कितना सच है, क्या झूठ है, सर थोड़ा बताएं इस बारे में। इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे वन विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा, उनके विरुद्ध जो है स्टेप बाय स्टेप सारी जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी भी मतलब इसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से और मतलब संपूर्ण समानता के साथ इसमें कार्रवाई की गई है। जो भी है इसमें ऐसा जिनका पहले अतिक्रमण हटेगा वो मतलब वो बोलेंगे ही कि भाई दूसरे का अतिक्रमण नहीं हटा, और ये बहुत लाजमी है कि एक जगह अगर कार्रवाई होगी तो दूसरे जगह के लिए बोला जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक समान तौर पे और स्टेप बाय स्टेप इसको हम इस पे विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी इस तरह की बातें की जा रही है सरासर गलत है, और इसमें जो है धीरे धीरे हम, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लोगों की आजीविका पे हम प्रहार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चोपता क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए गए हैं या हटाने जा रहे हैं हम, उसमें उसके साथ साथ एक ये भी प्रयास है कि सामुदायिक जो लोगों का वहाँ पे हक हकूक है या राइट्स है उसको हम प्रिजर्व करते हुए कार्य करें, और साथ ही जो इको टूरिज्म का जो हमने प्रोजेक्ट और प्लान बनाया है उसमें इन लोगों की आजीविका संवर्धन भी हो, लोगों का जुड़ाव भी रहे इससे, और साथ ही जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको भी हम रोक पाए। तो ऐसा, और हमने इस क्रम में काफ़ी मीटिंगें भी की हैं, और जब भी बेदखली की कार्रवाई भी की गई उसके पहले प्रॉपर नोटिसेस दिए गए हैं, इनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया है। और जब यह सिद्ध हो गया कि इनका इन सरकारी भूमि पे कोई वैध रूप से कब्जा रखने का कोई भी तथ्य नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है, उसके पश्चात ही बेदखली आदेश पारित किए गए और कार्रवाई की गई है। तो जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, और स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे इसमें जिला स्तरीय समिति भी गठन की गई है, और इसमें तहसील लेवल समिति भी गठन की गई है, और इसका रेगुलर बेसिस पे मीटिंग भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, और इसमें जो है अतिक्रमण के विरुद्ध इसलिए मतलब बड़े विधिवत तौर पे और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और भविष्य में भी किया जाएगा। तो दोस्तों सुना आपने, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अतिक्रमण किया हो और वो बच जाए, क्योंकि जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि जिनका जो अभी बचे हुए हैं उनका भी मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहना भी बहुत सही नहीं हो सकता है कि कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ को खिलाफ कार्रवाई की गई। एक सवाल और भी है सर, एक यहाँ पे जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं या उद्यमी हैं जो हैं, वो तकरीबन 15-20 साल पहले की बात करें तो अपने पर्यावरण और धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, जवाबदेह और जिम्मेदार थे। उस समय शासन प्रशासन का बहुत ज़्यादा दखल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने जो कहते हैं सतत समावेशी विकास की जो संकल्पना है उसको संभाल रखा था, यानी अपने पर्यावरण को, अपने प्रकृति को, वन्य जीवों को भी बचाए रखा था, अपने खेती और बाग बगीचों को भी बचा के रखा था, और पर्यटन भी चल रहा था। लेकिन अभी ये जो 10-15 सालों से जो हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पे जाके तमाम नदियों में प्रदूषण, जो चार धाम हैं, चार धामों में तमाम प्रकार का पॉलीथीन और तमाम प्रकार का सीवेज जो है वो नदियों में डाला जा रहा है, और स्थानीय व्यवसायियों को भी हमने डालते हुए देखा, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि 15-20 साल पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी। और यही बात नहीं, इतनी गंदगी अगर हम केदारनाथ के चारों तरफ ही नदियों के किनारे देखें, गौरीकुंड में देखें,
तो इतनी गंदगी है कि हमें जान के ताजुब होता है कि इसी गंगा को ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद या अन्य जगहों पे पूजा जाता है और यहाँ पे ये हालात हैं। तो क्यों पर्यटक अभी इतना संवेदनहीन हो चुका है? क्यों स्थानीय व्यापारी व्यवसायी जो इस चीज़ का संचालन करते हैं वो भी क्यों ये अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार और जागरूक नहीं है? ये ऐसा क्यों हो गया है 10-15 सालों में? आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं सर? इसमें मैं मानूंगा कि दो कारण रहे हैं, 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो है कि पर्यटकों का दबाव काफ़ी बढ़ गया है, प्लास्टिक का यूसेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो ऐसे व्यवसायी हैं इनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कारण जो है वेस्ट का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लास्टिक वेस्ट का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गया है। और साथ ही कहीं कहीं मैं मानूंगा कि हम जिस स्पीड से इस ग्रोथ हुआ है, वेस्ट जनरेशन में वृद्धि हुई है, उस हिसाब से हमने व्यवस्था भी नहीं बना पाए हैं हम, जिससे कि ये वेस्ट को सही तरीके से कलेक्ट किया जाए। एसटीपीज़ का निर्माण भी उस गति से नहीं हो पाया है। तो पूरा मैं ब्लेम सिर्फ इन स्थानीय व्यवसायियों को नहीं दे पाऊंगा, बट साथ ही एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे अभी अब प्रशासन के द्वारा भी बहुत जगह एसटीपीज़ जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। वेस्ट कलेक्शन के लिए प्रॉपर कंपैक्टर्स बनाए जा रहे हैं और वेस्ट कलेक्शन के लिए प्लास्टिक डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी तैयार किया गया था। तो एक तरफ से प्रशासन की तरफ भी बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, व्यवसायियों द्वारा भी हमने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत जगह अच्छे मॉडल की तरह कि वो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर जो है कलेक्शन सिस्टम में वो ले जाते हैं। बट इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हैं इस वेस्ट को लेके। तो ज़रूरी यह है पहला कि जागरूकता लोगों में आए, एक सिस्टम तैयार हो और व्यवसायी भी जो इससे जो आजीविका ग्रहण कर रहे हैं वो भी अपने तरफ से प्रयास करें कि प्रशासन को जो भी मदद हो सके इसमें प्लास्टिक वेस्ट के कलेक्शन में, उसके डिपॉजिट में या सीवेज के उचित निस्तारण के लिए। तो ये सब इसमें एक आपसी सामंजस्य की ज़रूरत है, एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं होगा कि ये व्यवसायी ब्लेम करे प्रशासन को कि व्यवस्था नहीं की जा रही है और प्रशासन ब्लेम करे स्थानीय व्यवसायी को। एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की ज़रूरत है, डंपिंग यार्ड्स की डेवलप करने की ज़रूरत है, वेस्ट सेग्रीगेशन की ज़रूरत है, कंपोस्टिंग की व्यवस्था स्थानीय जो ऐसे इकाइयां हैं उनमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रशासन तो अपना प्रयास कर ही रहा है और साथ ही जो ऐसे वायलेटर्स हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, जो नियमानुसार कार्रवाई की जानी है उसकी भी ज़रूरत है। और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी आवश्यकता है कि अगर ऐसी कोई शिकायत पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए, कोई अगर निरंतर इस तरह के उल्लंघन कर रहा है। और खुद भी प्रयास करें कि हम जहाँ भी वन क्षेत्रों में जा रहे हैं या प्राकृतिक नैसर्गिक क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पे वेस्ट को ना इधर उधर फेंकें और जहाँ भी कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ करें। स्थानीय एनजीओज़ हैं काफ़ी यहाँ पे जो समय समय पे प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और सोसाइटीज़ होती है, ऐसे एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र है, ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसमें जहाँ भी अपना योगदान दे सकते हैं वो करें। उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों से स्थानीय लोगों के सहयोग से और प्रशासन के जागरूकता और जो भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके मदद से हम इस समस्या के को अच्छे से निपटाने में हमारा एक सफल रहेंगे। और उम्मीद है कि लोग भी जागरूक हों इससे और प्रशासन भी अपना कार्य अच्छे तरीके से करे। तो दोस्तों ये जो बातें बताई गई तो अभी ये जिम्मेदारियां विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों की सभी की बनती हैं। ये किसी एक आदमी का, एक परिवार का, एक व्यवसायी का मामला नहीं है। ये लोक और तंत्र की जो अवधारणा है इसमें तंत्र तो सरकारी सिस्टम आता है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेकिन लोक जो होता है वो आम आदमी होता है। तो आधी जो भागीदारी होती है सभी की होती है, ये कोई एक तरफा नहीं हो सकता। ये सबका नैतिक भी कर्तव्य है और न्यायिक और संवैधानिक कर्तव्य भी बनता है। तो उसके अलावा सर एक चीज़ें काफ़ी लोग ये भी, हमने स्थानीय हम ग्राउंड जीरो पे गए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई
लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर कंपनियां चल रही हैं ये तो धज्जियां उड़ा रही हैं सारे मानकों का और वन्य जीवों का। तो इस बारे में क्या कहना है आपका कि लोग जो ये आरोप लगाते हैं इसमें क्या सच है, क्या अफसाना है, क्या झूठ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसा नहीं है, जो भी हेलीकॉप्टर कंपनीज हैं उनको भी एक मानक दिया गया है। इसमें एनजीटी और हाईकोर्ट के भी निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए कुछ मानक तैयार किए गए थे। और अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था जिसमें एक हेलीकॉप्टर कंपनी ने गलत जगह पे लैंडिंग भी की थी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है वन्यजीव अधिनियम के तहत। और ऐसा कभी भी पाया जाता है तो ऐसे हेलीकॉप्टर कंपनीज या बड़े कोई भी व्यवसायी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वो बहुत बार प्रत्यक्ष रूप से लोगों को पता भी नहीं होता है, बट इसमें रेगुलरली मॉनिटरिंग भी की जाती है। समय समय पे जो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं या हेलीकॉप्टर कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग्स भी की जाती है। और इसी के क्रम में जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसी के क्रम में उस क्षेत्र में केदार घाटी क्षेत्र में जो हमारा लैंड ट्रांसफ़र कराकर वहाँ पे रोपवे की स्थापना भी की जा रही है कि इस जो प्रदूषण है, जो साउंड पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा होता है या उसके चलते जो वन्य जीवों को डिस्टर्बेंस होती है उसको कम करने के लिए जो है राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है, समान तौर पे कार्रवाई की जाती है। और जो बड़ी फर्म्स है, बड़ी व्यवसायी हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाती है जिसका अंदाज़ा शायद बहुत लोगों को नहीं होगा। तो ऐसा कहना गलत होगा। अभी हमने बहुत रिसेंटली 1 महीने पहले ही हमने एक हेलीकॉप्टर कंपनी पे वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की है, उन पे पेनल्टी भी लगाई गई है क्योंकि उन्होंने कुछ नियम का उल्लंघन किया था। तो सर एक और मामला अभी जब से हम ग्राउंड जीरो पे गए थे तो कुंड में जो एनएच का मामला चल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि उसमें भी लोगों को काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो कुंड से और वो आगे डैम से और दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग, कुछ बोल रहे हैं कि जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमारे जंगल ख़त्म हो गए, वहाँ पे उस स्थिति को लेकर तमाम भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें क्या सच्चाई है? जो काकड़ा घाट और जो बताया जा रहा था कि पहले वो गुप्तकाशी पहुंचेगा वाया लवारा, लमगोंडी लवारा इस होके, और इस भ्रम जो है इसमें क्या सच्चाई है और क्यों बना हुआ लोग? ये एनएच का मामला है इसलिए मैं स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, बट मामला ये था कि ये कुंड बाईपास जो है लैंड ट्रांसफ़र हुआ था, फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र हुआ था और इस रोड का कंस्ट्रक्शन होना था ताकि जो वो कुंड के पास जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी उससे निजात मिल पाए। और इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी, पर बीच में ये ग्रीन फॉर दून एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला जिसमें जो है एनएच और चार धाम परियोजना में कोई भी नया चौड़ीकरण का कार्य करने पर रोक लगा दी गई थी। और उसी क्रम में एक हाई पावर्ड कमेटी भी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर द्वारा। और इसी के क्रम में एनएच के जितने भी नए चौड़ीकरण के काम या कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई थी। अभी वर्तमान में उसको अनुमति मिल गई है। साथ ही उस क्षेत्र में कुछ सिंकिंग जोन की भी प्रॉब्लम थी, तो ये इस पे जो आगे की कार्रवाई है वो एनएच के द्वारा की जानी है कि वेदर वो कुंड बाईपास का रोड जो है वो सूटेबल है या नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसमें मेरे समझ से कि एनएच के द्वारा टिप्पणी की जानी ज़्यादा सही होगी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा संज्ञान में नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने, आप इस बारे में अधिक जानकारी के लिए एनएच की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप जो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उस लोगों से मिल सकते हैं। उनका ऑफिस भी है अगस्तमुनि के पास में ही है, सिल्ली एक जगह है, वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। तो एक अंतिम सवाल रह गया है, जो भी यहाँ पर्यटन तीर्थयात्री आते हैं, तीर्थयात्री या पर्यटक आते हैं, उसके अलावा स्थानीय व्यवसायी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, तो स्वस्थ स्वच्छ व प्रगतिशील और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन और तीर्थाटन के लिए सबकी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जवाबदेहियां होनी चाहिए, और नैतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और न्यायिक और कानूनी व्यवस्था के तहत भी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप स्थानीय व्यवसायियों को भी, स्थानीय लोगों को भी, और पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी? मेरा सभी लोगों से ये संदेश होगा, पहले तो कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्वरोजगार स्वयं करें, अपना भूमि या अपने ज़मीन को किसी और को ना बेचें क्योंकि ये आपकी पौराणिक ज़मीन है। आप अपना इसमें स्वयं व्यवसाय करें, अपने तरीके से करें,
पारंपरिक तरीके से करें, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे के लोग जो हैं यहाँ पे आके वो चीज़ देखने नहीं आए हैं जो उनको वहाँ मिल जाता है। उनको एक होम स्टे की स्थापना की जाए, पारंपरिक तौर पे जैसे अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट होता है उस तरह से अपना संचालन करें। जो भी व्यवसायी हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं या पर्यटक आते हैं, उनको यहाँ के सामाजिक परिस्थिति, पर्यावरणीय जो संवेदनशीलता है क्षेत्र की, उसको समझते हुए प्लास्टिक वेस्ट या कोई भी अन्य तरह का वेस्ट है वो कभी वन क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो हमारे व्यवसायी हैं उनको प्रयास ये करना चाहिए कि प्रशासन की मदद लेते हुए अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं उससे जो उत्सर्जित कूड़ा होता है या वेस्ट होता है या जो भी पर्यावरणीय नुकसान होता है, प्रशासन की मदद लें, उसको एक ऐसी व्यवस्था में लाएं जिससे कि एक वेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हो और पॉल्यूशन की समस्या से हम निजात पा पाएँ। और जो भी अतिक्रमण के जो क्षेत्र में मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी ऐसा अतिक्रमण करता है भविष्य में या जिसके पुराने अतिक्रमण हैं, वो सरकारी भूमि पे वो अपना खुद ही हटा ले अतिक्रमण, अन्यथा प्रशासन के द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान होगा उसके संपूर्ण जिम्मेदारी जो है जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है उसकी होगी। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्थानीय लोग हैं वो एक जागरूक उत्तराखंडी और गढ़वाल क्षेत्र के जो हमारे कल्चर हैं उसको, कल्चर है, परंपरा है और जो सालों से हमारे जो वनों और जो वन है, पर्यावरण है, उसके जो संरक्षण के लिए जो भावना सालों से हमारी रही है उसी को आगे ले जाते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे और खुद भी उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाने और पर्यावरण को बचाने में अहम योगदान देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ डीएफओ साहब थे रुद्रप्रयाग अभिमन्यु सिंह जी। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे सवाल लोग हमसे करते हैं, भ्रम की स्थिति रहती है, तो आप काफ़ी हद तक आपकी ये भ्रम की स्थितियां हैं, जो डाउट हैं वो दूर हुए होंगे। और अगर आप नहीं भी समझ पाए हैं तो आप खुद भी संपर्क कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न स्तरों पे। तो आज हमारे लिए जो विकास जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए हमारा जो पर्यावरण है, हमारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता है, उसका संरक्षण और संवर्धन भी उतना ही जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर स्वस्थ, स्वच्छ और प्रगतिशील पर्यटन, तीर्थाटन, पर्यावरण के लिए काम करें और समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएं। तो हमारे तमाम मुद्दों पे लगातार ग्राउंड जीरो से हम लगातार बात कर रहे हैं और जारी रहेगा। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक और मुद्दे के साथ, एक नई राह पे, एक नए व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ आपका परिचय करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।